हेलो एवरीवन, दिस इज़ साहिला और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ एंड डीमेरिट्स ऑफ एमबीओ। दोनों टॉपिक को हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हम एमबीओ टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं। पहले मैंने इसको क्लासीफाई करा है अलग अलग ग्रुप्स के बेसिस पर। पहला है बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एमबीओ टेक्निक अगर ऑर्गेनाइजेशन में यूज्ड होती है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सेकंड है हमारा बेनिफिट्स टू टॉप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट होते हैं, उनको क्या फ़ायदे पहुँचते हैं जब वो एमबीओ टेक्निक को यूज़ करते हैं। थर्ड है बेनिफिट्स टू द सबऑर्डिनेट्स, जिन एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये टेक्निक्स को इम्पोज किया जाता है उनको इस टेक्निक से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स ऑफ एमबीओ। So let's start with the first basis or the first classification of MBO's benefits, that is benefits to the organization। जब हम MBO टेक्निक को यूज़ करते हैं तो हमें ये तो पता है कि हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं और ऑब्जेक्टिव पर फोकस रहते हुए ही मैनेजमेंट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर गोल्स को अचीव करना इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी, मेन प्रायोरिटी ऑफ एनी पर्सन एंड एनी इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अच्छा है, पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग में अपना ऑब्जेक्टिव या गोल को हम सेट करते हैं। उसको अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, उसको अचीव करने के लिए हम सारे रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने स्किल्स का यूज़ करते हैं, इनोवेशन लाते हैं ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो मैनेजमेंट अच्छा हो पाता है, इफ़ेक्टिव हो पाता है, एफिशिएंट हो पाता है अगर हम एमबीओ टेक्निक का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये हेल्प करता है मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव करने में, इनोवेशन को इम्पोज करने के लिए, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ से भी उनका सजेशन ओपिनियन ले रहे हैं तो हमारे पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। इंक्रीज परफॉर्मेंस, जब हमारे पास बेटर आइडिया होते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो पहली चीज़ हो गई, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। सेकेंड बेनिफिट है इफ़ेक्टिव प्लानिंग, जब हम क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, हमारे एक्शन प्लान बना लेते हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्टिव को टाइमली कंप्लीट कर पाते हैं। इफ़ेक्टिव मीन्स कंप्लीशन ऑफ टारगेट ऑन टाइम, तो हम अपनी प्लानिंग को टाइम पर अचीव कर पाते हैं, अकम्प्लिश कर पाते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस है कि आपने जो टारगेट सेट करा है उसको आप विद इन टाइम अचीव कर लीजिए। थर्ड बेनिफिट होता है क्लैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जब आप एमबीओ सेट करते हैं यानी एमबीओ करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रोल, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी सभी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सबको पता होता है किसको क्या काम करना है, उसको क्या क्या रिसोर्सेज मिली हैं, उसके हिसाब से काम करना है, कितने बजट में काम करना है, क्या अथॉरिटीज़ उसके पास हैं डिसीजन लेने के लिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एक्सपेक्टेशन है जो उससे की जा रही हैं और किन किन कामों के लिए वो अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, यानी कोई कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई चांस नहीं रहता। ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम स्मूथली और एफिशिएंटली हो रहा होता है। क्लैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्लियर हो जाते हैं और सब लोग अपने गोल्स को अचीव करने पर फोकस्ड रहते हैं। नेक्स्ट है एनकरेज कमिटमेंट्स, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड करते हैं एमबीओ प्रोसेस के अंदर, उनसे ओपिनियन लेते हैं, सजेशन लेते हैं, तो आपके एम्प्लॉयज़ अपना कमिटमेंट वहाँ पर देते हैं और जब वो कमिटमेंट देते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करना, उसको पूरा करना ऑन टाइम, ये भी उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो आपके एमबीओ टेक्निक की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कमिटमेंट्स बिल्डअप हो पा रहे हैं और ना सिर्फ वो कमिटमेंट्स बिल्डअप हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ उनको टाइमली एग्जीक्यूट करने पर भी फोकस्ड हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कंट्रोल, फैसिलिटेट कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। जैसे कि इसमें हमने सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में देखा था कि एम्प्लॉयज़ को उनके गोल बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं और इसी के साथ उनका ओपिनियन और सजेशन भी लिया जाता है। इसी के साथ उनको रिसोर्सेज अवेलेबल कराई जाती हैं और फिर हम उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो सही तरीके से अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसने टाइमली अचीव करा या नहीं करा, ये सब चीज़ें चेक कर पाते हैं, हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी हमें हेल्प
मिलती है। यानी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एमबीओ टेक्निक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में भी ये हेल्प कर रहा है। ये हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एमबीओ के बेनिफिट्स। अब सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा बेनिफिट्स टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को क्या क्या फ़ायदे होते हैं जब एमबीओ टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो पहला है हेल्पफुल इन गाइडिंग सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स को क्या करना है, कैसे करना है, ये आप गाइड कर पाते हैं सही तरीके से, क्योंकि आप उनको बताते हैं क्लियरली कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है, उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब चीज़ें आप फाइनली चेक कर पाते हैं। सेकेंड है आपका इट इज़ अ प्रॉपर बेसिस फॉर एम्प्लॉयज़ वर्क इवैल्यूएशन। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कंट्रोलिंग प्रोसेस, वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है कि एक सही बेसिस है जिससे आप एम्प्लॉयज़ के वर्क को इवैल्यूएट करते हैं कि जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे, जो उनके लिए प्लानिंग की गई थी, टाइम पर उन्होंने काम कंप्लीट करा या नहीं करा, अच्छा करा, बुरा करा, वो सारे इवैल्यूएशन इस एमबीओ प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट, सबॉर्डिनेट्स कैन बी ईजिली मोटिवेटेड। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को कुछ पावर्स देते हैं, कुछ अथॉरिटीज़ देते हैं, तो उनके अंदर मोटिवेशन भी आता है। वो मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा अच्छा और बेटर रिजल्ट लाने की वो पूरी कोशिश करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबॉर्डिनेट्स को आप आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं एमबीओ प्रोसेस में उनको इंक्लूड करके। नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ बिकम सिंपल। पहले जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था अथॉरिटीज़ के बीच में, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो काफ़ी हद तक सुधर पाया है, अच्छा और बेटर हो पाया है, सिंपल हो पाया है, सोफिस्टिकेटेड हो पाया है इस एमबीओ टेक्निक की वजह से। क्योंकि अभी तक हमने जो टेक्निक्स देखी थी उसमें किसी में भी मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ के सजेशन नहीं लेता था, मैनेजमेंट में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था। लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर के गोल को अचीव कैसे किया जाए, क्या मेथड्स हों, कौन से रिसोर्सेज या टेक्निक्स का हम यूज़ करें, क्या आइडियाज़ हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन सब चीज़ों में वो डिस्कशन करता है और डिस्कशन करके ही आप प्लानिंग आगे की यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छे रिलेशन मेंटेन हो पाए डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो ये हो गया हमारा सेकंड कैटेगरी, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा हुआ है एमबीओ टेक्निक इम्प्लीमेंट करने से। थर्ड हमारा बेसिस है बेनिफिट्स टू द सबॉर्डिनेट्स। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ है एमबीओ टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करने से। फर्स्ट, एम्प्लॉय इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ हिज गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली बात होती है अगर आपको ये पता हो कि आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें अगर क्लियर हो जाए तो आपका काम भी बहुत आसान हो जाता है। तो एम्प्लॉय भी अच्छे तरीके से अवेयर होता है, उसको पता होता है कि उसके गोल्स क्या हैं, उसको अचीव क्या करना है एक्चुअली, या फिर उसके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या काम है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय, सबसे पहली बात हो गई, मुझे मेरा रोल क्लियरली पता है कि मुझे क्या करना है और इसका इम्पैक्ट आगे क्या पड़ने वाला है। तो एम्प्लॉय क्लियर हो जाता है अपने गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू पे। सेकेंड है इट इंक्रीजेज जॉब सेटिस्फेक्शन। जब मुझे कोई फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे कुछ समझ रही है, तो मैं अपनी जॉब से भी सेटिस्फाइड रहूँगी। तो एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। थर्ड, सबॉर्डिनेट्स गेट मोर मोटिवेटेड थ्रू एमबीओ। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया, सबॉर्डिनेट्स को जब आप इंक्लूड करेंगे मैनेजमेंट के अंदर तो वो मोटिवेट हो पाते हैं, वो जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनकी लॉयल्टी बढ़ती है और उनका मोटिवेशन भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपने उनसे मैनेजमेंट के लिए अपने ओपिनियंस लिए हैं, उनको कमिटमेंट आपने बिल्डअप करवाया और उस कमिटमेंट को अचीव करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए वो मोटिवेटेड होकर के काम करते हैं। तो सबॉर्डिनेट्स ज़्यादा मोटिवेट हो पाते हैं एमबीओ प्रोसेस से। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ बेटर अंडरस्टैंड देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर सुपीरियर्स फ्रॉम देम। एम्प्लॉय ये सही तरीके से समझ पाते हैं कि एक्चुअली उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, उनके जो सुपरवाइज़र्स हैं, सुपीरियर्स हैं, वो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब उनके गोल सेटअप किए जाते हैं, मेथड्स को हम फिक्स करते हैं, क्या करें, कैसे करें, उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे उनका क्लियर हो जाता है कि उनसे एक्चुअली सुपीरियर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन या इम्पॉर्टेंस या प्रायोरिटीज़ यहाँ पर सही तरीके से सेट हो पाती है। नेक्स्ट, रेगुलर कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड सुपीरियर रिड्यूसेस र्यूमर्स। पहले जब मैनेजर और जो उसके एम्प्लॉयज़ होते थे उनके बीच में एक अच्छा खासा गैप होता था,
एम्प्लॉयज़ अपना काम करते थे और मैनेजर सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन दिया करता था। जब रिपोर्टिंग का टाइम आता था तो कोऑपरेशन होता था और एम्प्लॉयज़ मैनेजर को रिपोर्ट दिया करते थे। ये एक बहुत बड़ा बीच में गैप होता था और अगर कोई र्यूमर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे बीच में कोई एक सोर्स नहीं होता था जिससे इस र्यूमर को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। लेकिन अब जब मैनेजर और उसकी टीम, उसके एम्प्लॉयज़ साथ मिलकर के काम कर रहे हैं तो बार बार कम्युनिकेशन होती है, बार बार उनके बीच में जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, अंडरस्टैंडिंग गैप है, वो क्लियर हो पाता है। और जब ये सब क्लियर हो पाता है तो र्यूमर्स, अफवाहों का पैदा होना पॉसिबल ही नहीं है या फिर काफ़ी हद तक कम हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, और अगर होते भी हैं तो उनको टाइमली सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। तो ये भी फ़ायदा है कि हमारे र्यूमर्स जो अफवाहें हैं वो ज़्यादा फैलते नहीं हैं क्योंकि रेगुलर कम्युनिकेशन हो रही है एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के बीच में, सुपीरियर्स के बीच में। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस द पर्सनल इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ के अंदर डेवलपमेंट पैदा करता है, उनका डेवलपमेंट करता है किस तरीके से, उनके अंदर इनिशिएटिव ला करके, यानी कोई भी काम है अगर उनके अंदर करेज है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है तो फिर वो क्या कर पाते हैं, वो अपने काम को शुरू कर पाते हैं, इनिशिएट कर पाते हैं अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, अपने सजेशन देने के लिए और अपने तरफ से वो ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट डाल सकें उसके लिए वो रेडी रहते हैं। तो यहाँ पर इट इंक्रीजेज द पर्सनल इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ के अंदर डेवलपमेंट करता है, उनके अंदर इनिशिएटिव, कैपेबिलिटीज़ को बिल्डअप करता है कि वो हर काम को शुरू करने से घबराएं नहीं, पीछे नहीं हटें। जैसे कोई भी काम आता है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सब लोग बैक ऑफ करना पसंद करते हैं, यानी हट जाओ, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ना लें, कुछ हमें नया प्रॉब्लम ना आ जाए, हमारे ऊपर इस चीज़ का और बोझा या एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं डाला जाए, इससे बचते हैं लोग। लेकिन अगर यहाँ पर एम्बियो टेक्निक इम्प्लीमेंट की जाती है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एक स्पेशल प्रायोरिटी दी जा रही है, उनको अथॉरिटी मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर उनके अंदर करेज आता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो वहाँ पर पर्सनल इनिशिएटिव लेने के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं। अब ये हो गए हमारे सारे बेनिफिट्स एम्बियो प्रोसेस के। अब जितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं तो हम कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैव टू फेसेस, हर कॉइन के दो सिक्के के दो पहलू होते हैं कि यहाँ पे अगर मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे ही। तो जब हम डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं तो डीमेरिट्स में पहला पॉइंट है डिफ़िकल्टी ऑफ गोल सेटिंग। जब भी हम गोल सेट कर रहे होते हैं तो क्या गोल सेट करें, एम्प्लॉयज़ की क्या कैपेबिलिटी है, एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट है या नहीं, ये सब चीज़ें सेट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी, काफ़ी दिक्कत आती है। सो इन दिस फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट, सबसे पहली बात है कि इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट होता रहता है, बदलता रहता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया जाए, इसमें बहुत दिक्कत आती है, बहुत मुश्किल आती है, ठीक है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट होता रहता है, डायनामिक है, बदलता रहता है। कभी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चेंजेस आ जाते हैं, कभी सोशल या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कोई लीगल चेंजेस आ जाते हैं, कभी कोई टेक्निकल चेंजेस आ जाते हैं। ये सारे रीजंस की वजह से हमारा इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट होता रहता है और हमने जो गोल सेट करा है वो, उसके लिए जो प्लानिंग करी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रॉपर हो जाती है। ज़्यादा अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट है तो बदलता रहता है बार बार। तो ऐसे डायनेमिक इन्वायरमेंट में हम गोल्स को सेट नहीं कर सकते और ना ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको एज इट इज़ रन कर सकते हैं, तो डिफ़िकल्टी आती है गोल्स सेट करने में। सेकंड प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। लोगों के बीच में बैलेंस सेटअप करना और टर्म बेसिस पे जो हम गोल सेटिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, इनके बीच में बैलेंस या कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि आप एम्प्लॉयज़ को कुछ काम करने के लिए देते हैं, वो हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो क्योंकि आपने उनको कोई टारगेट दिया और वो टारगेट उनको अचीव करना है। लेकिन हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए हो सकता है कि हमें कुछ और स्टेप्स लेने की कोशिश करने की ज़रूरत होती है या कुछ और रिजल्ट्स हमें गेन करना होते हैं। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं और जबकि हम लॉन्ग टर्म गोल्स को कहीं भूल जाते हैं या फिर हो सकता है वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। यानी हमारा शॉर्ट टर्म गोल जो है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए हम सेट कर रहे हैं वो कुछ और है और जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और है। इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। प्रॉब्लम ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी।
ऊपर जो हमने कहा था इन्वायरमेंट में चेंज आए तो आप उसको बदल नहीं सकते, वही चीज़ है अगर एक बार आप प्लानिंग कर लेते हो तो फिर आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। वंस बार गोल बना लिया, एक बार आपने प्लानिंग कर ली, उसके ऊपर अपनी रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपनी बजट, अपने एफर्ट सब आपने डाल दिए, पुट ऑन कर दिए। अब अगर कोई चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में, कुछ और बदलाव आ गया, देन इट विल अफेक्ट इट। ऑब्वियसली आपने जो एनवायरनमेंट था उसके हिसाब से चीज़ें करी थी और अब बिल्कुल चीज़ें बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया है। अब इस एनवायरनमेंट में जो चेंज आया है, क्या उसमें आप सेम स्ट्रेटजी या सेम पॉलिसी पुट ऑन कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको, आपको फेलियर मिलेगा। और उस टाइम पे फेलियर जब आपको मिलता है तो आप क्या करोगे? कोई नया चेंज उस टाइम पे इंस्टेंटली ला नहीं सकते, ठीक है, आप अपने गोल्स को सेट नहीं कर सकते, तो ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर एडवर्स या निगेटिव इफेक्ट डालता है, बुरा असर डालता है, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कुछ आपने सोचा होता है वैसा अचीवमेंट नहीं होता है, और कई बार तो आपने जो कुछ भी किया वो सब बेकार चला जाता है, ऑल गो इन वेन, सब बकवास हो जाता है, बेकार हो जाता है। जितना टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी आपने पुट ऑन करी थी सब ख़त्म, बर्बाद। क्यों? क्योंकि आपने एक स्टैटिक एनवायरनमेंट के हिसाब से सब चीज़ें सेट करी थी, लेकिन एनवायरनमेंट डायनेमिक है, बदलता रहता है, जबकि आप अपने गोल को टाइम टू टाइम बदल नहीं सकते, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता होता कि ये डायनेमिक जो आ रहा है, ये चेंजेस जो आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन जो आ रहे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए आ रहे हैं। और जब तक आप इनको समझ पाएँ आप बहुत पीछे छूट चुके होते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बार बार चेंजेस नहीं ला सकते अपने ऑब्जेक्टिव में, तो ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। टॉप मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। इट रिक्वायर्स अ रेगुलर कोऑपरेशन सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट विच इज़ नॉट पॉसिबल एज टॉप मैनेजमेंट कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड रेगुलरली। टॉप मैनेजमेंट को आप बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए या किसी भी चीज़ से बार बार अवेयर कराने के लिए, तो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। एक बार चीज़ें सेट हो गई, उसके बाद में एम्प्लॉयज़ के ऊपर उनके टारगेट सेट कर दिए गए हैं, उनके गोल सेट कर दिए गए हैं, तो अब उनको ही ये अचीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आती हैं कि टॉप मैनेजमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिलता। नेक्स्ट इज़ एक्सेसिव प्रेशर। अभी तक एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रेशर नहीं होता था, लेकिन जब वो कमिटमेंट दे देते हैं, जब उनको कोई टास्क मिल जाता है, तो उनके ऊपर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है कि उनको टास्क टाइम पर कंप्लीट करना है। तो एम्प्लॉयज़ हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं कि उनको कैसे भी करके, कुछ भी करके वो टाइम में काम करना है। अगर नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा नहीं होगा, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अच्छा नहीं होगा, उनको फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा, हो सकता है उनको जॉब इनसिक्योरिटी भी हो। तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, वर्क प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस रहते हैं और ज़्यादा अच्छे एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। अब हम ऊपर कह रहे थे कि बार बार एम्प्लॉयज़ को अगर आप इंक्लूड करें तो मोटिवेशन उनको बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसी को हम डीमेरिट में भी इंक्लूड कर रहे हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि हम कहते हैं कि आप एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड कर रहे हो डिसीजन लेने में, लेकिन आप उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं दे रहे, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे कोई आप उनके लिए अलग से रिवॉर्ड सिस्टम नहीं सेट करते, कोई अलग से अप्रिसिएशन नहीं हो रहा होता, या उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं हो रहा होता जितना कि एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से एम्प्लॉयज़ शुरू में तो मोटिवेट होकर काम कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो लंबे टाइम तक कर रहे हैं और वहाँ पे ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन नहीं है, कोई रिवॉर्ड्स वगैरह नहीं होते, कोई उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, तो फिर उनको कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन यहाँ पर नहीं मिलता, और जब मोटिवेशन नहीं मिलता तो वो काम भी नहीं करते मोटिवेट होकर के, तो मोटिवेशन की कमी रहती है। नेक्स्ट इज़ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो हमेशा एक दिक्कत रहती है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में, क्योंकि मैनेजमेंट आपके कुछ और ऑब्जेक्टिव सेटअप कर सकता है, एम्प्लॉयज़ अपना ओपिनियन कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे होते हैं, तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में काफ़ी सारे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं या आ जाते हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैनेजमेंट के साथ एम्प्लॉय के ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है तो उनमें डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, पर्सनल इश्यूज़ रहते हैं, ईगोज़ अगर क्लैशेज़ हुए हैं तो उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट जब गोल सेट कर रहा है, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है, तो उसमें एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं,
ठीक है। तो ये MBO की प्रॉब्लम हो गई कि MBO में आपको क्योंकि कॉपरेशन चाहिए एम्प्लॉय से, लेकिन अगर एम्प्लॉय और मैनेजमेंट में कॉपरेशन नहीं है, उनके पर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वो MBO प्रोसेस यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाएगी। नेक्स्ट, बहुत सारे इसके कुछ और भी डीमेरिट्स हैं जो मैंने यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ इसको जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि वर्क प्रेशर होता है, टाइम पे काम गोल्स को अचीव करना होता है, काम को करना होता है, रिजल्ट देना होते हैं। तो उस रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए वो कोई रॉन्ग मेथड्स या अनएथिकल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी गलत तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि उनको क्या बताना है, सिर्फ रिजल्ट्स बताने हैं। इट फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स रेदर देन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ये सिर्फ जो एम्प्लॉयज़ से टारगेट या एक्सपेक्टेशन सेटअप करे गए हैं वो उसको फुलफ़िल कराने पर फोकस करता है, ना कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पर। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कहीं पीछे छूट जाते हैं। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी लॉन्च इन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्निक है जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ का कोऑपरेशन लेते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं। तो वहाँ मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें तो हम इस मॉडर्न टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रही हैं या पुरानी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैनेजमेंट के रोल को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, एम्प्लॉय से कोऑपरेशन नहीं लिया जाता, वहाँ पे ये टेक्निक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी लॉन्च्ड। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज द पेपर वर्क। ये बहुत ज़्यादा पेपर वर्क इंक्लूड कर दिए, क्योंकि इसमें आपको रिपोर्ट बनानी है, फीडबैक देना है, टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग होती रहती है, तो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन मैनेजर्स एबिलिटी। अगर आपका मैनेजर अच्छा होगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से MBO टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर पाएगा। अगर मैनेजर अच्छा नहीं है या मैनेजर की एबिलिटी सही नहीं है तो वो MBO टेक्निक को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उससे उल्टे रिजल्ट भी मिल सकते हैं, या मैनेजर की एबिलिटी को कमज़ोर समझा जा सकता है। जैसे मैनेजर अगर अपने एम्प्लॉय से कोई सजेशन ले रहा है तो एम्प्लॉयज़ ये भी समझ सकते हैं कि मैनेजर खुद अपना काम करने में कैपेबल नहीं है, इसलिए हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक इमेज भी आपकी ब्रेकडाउन होती है, तो मैनेजर की एबिलिटी को भी एक शक के घेरे में ले आते हैं, हम गलत समझने लगते हैं। तो ये मैनेजर की एबिलिटी को और उसकी इमेज को, दोनों को के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। नेक्स्ट है लैक ऑफ गाइडेंस। यहाँ पे टॉप लेवल ज़्यादा गाइड नहीं करता, तो गाइडेंस की काफ़ी कमी रहती है। या फिर अगर कोई मेंटर हो जो उनके टाइम टू टाइम प्रॉब्लम समझ सके या उनका डेवलपमेंट कर सके तो ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक डेवलपमेंट ऑफिसर को अलग से बिठाएं जो आपके एम्प्लॉयज़ को डेवलप करता रहे, उनको गाइडेंस करता रहे टाइम टू टाइम। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें MBO प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं। तो आज हमने MBO टेक्निक के मेरिट्स और डीमेरिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करिए। थैंक यू।